दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्जाम पाठशाला 1981। मैं हूं आपका दोस्त एस एल चंद्रा। आज हम इस वीडियो में महाजनपद युग का टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम में एक दो प्रश्न निश्चित रूप से इस टॉपिक से कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो हम बेसिक से समझेंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से बेसिक मैंने प्रश्न रखा है और आपका एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से इस टॉपिक से पूरा क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के जितने भी प्रश्न आएंगे आप अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वीडियो है महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था। तो महाजनपदों का काल जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। देखो, महाजनपद जो युग है ये 16 महाजनपद था। इसका उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। सोचो, छोटे छोटे गांव और जनपद मिलकर बड़े राज्य बन रहे हों उस समय। तो यही समय था जब भारत में मजबूत राज्यों की शुरुआत हुई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों का उदय हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, भारत में कुल कितने महाजनपद थे। तो भारत में 16 महाजनपद थे। भारत में कितने थे? 16 महाजनपद थे। उस समय पूरे उत्तर भारत में 16 बड़े बड़े राज्य थे जो आपस में क्या है, शक्ति की दौड़ लगा रहे थे। एक दूसरे से क्या है, आगे बढ़ने के लिए दौड़ लगा रहे थे। तो भारत में कुल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए आगे काम कर सकें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे, इसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो महाजनपदों का उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 राज्यों की सूची इसमें मिलता है। तो महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में ज़्यादा मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महाजनपद काल किस काल से संबंधित है। यानी महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? तो महाजनपद काल जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। देखो, वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये वैदिक काल का समय है। तो कह रहा है कि महाजनपद काल किस काल से संबंधित है? तो उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में देखो, ये वह दौर था जब जनजाति स्थायी राज्यों को मतलब व्यवस्था में बदलने के लिए उस समय लगातार प्रयास कर रहे थे। उत्तर वैदिक काल से संबंध ये महाजनपद काल से था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, माने सुपर पावर था। अब सुपर पावर बना, लेकिन क्यों बना? तो ये जो मगध के पास क्या था, उपजाऊ भूमि थी, मतलब खेती योग्य भूमि थी और जो भूमि था अच्छा था, प्लस लोहा का भी वहाँ पे भंडार था मगध में। साथ में मगध के पास जो है हाथी सेना भी था। हाथी सेना, शक्तिशाली सेना था उसके पास, विशाल हाथी सेना था। इसलिए मगध जो है सुपर पावर थी। इसके पास बहुत सेना थे और ये राज्यों को विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहा था। ये मगध जो है 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण जनपद था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। मगध की 2 राजधानी थी। तो कह रहा है कि मगध की शुरुआती राजधानी क्या थी। तो मगध की शुरुआती राजधानी राजगिरी थी। कौन थी? राजगिरी थी। और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये जो राजगिरी थी ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगर प्रश्न में भी अगर बना के पूछता है कि भाई प्राकृतिक राजधानी मगध की कौन थी, तो राजगिरी थी। राजगिरी पहाड़ियों से पूरा घिरा हुआ था, यानी प्राकृतिक किला भी था, ये प्राकृतिक रूप से किला था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बाद में मगध की राजधानी क्या बनी। तो बाद में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी और पहली राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी जो है प्राकृतिक रूप से घिरा हुआ था, पहाड़ियों में बना था, लेकिन मगध की राजधानी दूसरी पाटलिपुत्र बनी। और पाटलिपुत्र जो है ये गंगा नदी के किनारे था, इसलिए ये इस जगह से मगध को व्यापार करने और सुरक्षा में दोनों को फ़ायदा मिलता था। व्यापार करने में भी और सुरक्षा की दृष्टि से फ़ायदा मिलता था, इसलिए उसने क्या किया, राजगृह को बदल करके पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, मगध चालाकी से बनाया। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मगध की प्रसिद्ध राजा कौन था। तो मगध का प्रसिद्ध राजा, यानी 16 महाजनपद थे, तो इसमें कह रहा है कि मगध जो महाजनपद था उसका प्रसिद्ध राजा कौन था। तो बिंबिसार था प्रसिद्ध राजा।
अब देखो, बिंबिसार ने बहुत ही चतुराई के साथ जो है राज्य को विस्तार किया है। बिंबिसार ने विवाह संबंध के माध्यम से आजू बाजू वाले राजाओं के साथ में ये विवाह संबंध किया और युद्ध, इन्हीं दोनों से राज्यों को अपना बढ़ाया। यानी ये जो है स्मार्ट शासक कहलाता है, ये स्मार्ट शासक कहलाता है और बहुत चतुराई के साथ जो है राज्यों को विस्तार किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु जो है ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने नई तकनीकी यानी युद्ध की नई तकनीकी अपना करके मगध को और अपने पिताजी से भी ज़्यादा ताकतवर बनाया। तो अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कि महाजनपदों में शासन प्रणाली कैसी थी? देखो 16 महाजनपद हुआ करता था। तो 16 महाजनपदों में कह रहा है कि जितने भी महाजनपद थे वहाँ पे शासन प्रणाली कैसी थी? तो देखो सभी जो महाजनपद हैं वहाँ पे एक जैसी शासन प्रणाली नहीं होती थी, कहीं राजतंत्र होती थी, कहीं गणतंत्र होती थी। तो देखो कुछ राज्यों में राजा शासन करता था और तो कुछ भागों में यानी सभा के द्वारा शासन होती थी, यानी गणतंत्र के माध्यम से शासन होती थी। यानी महाजनपद में जो है जो शासन प्रणाली होती थी वो दोनों होती थी, यानी राजतंत्र भी होती थी और गणतंत्र भी होती थी। तो ये ऐसे हम समझेंगे। अगला प्रश्न है, हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि कैसे भी प्रश्न पूछेगा, घुमा के भी प्रश्न पूछेगा तो हमारे दिमाग में पूरा वो बात बैठ जाए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली, तो वैशाली जो है बज्जी की राजधानी थी। वैशाली बज्जी की राजधानी थी और वैशाली गणराज्य का प्रमुख केंद्र भी था। वैशाली गणराज्य का बज्जी जो है प्रमुख केंद्र था, यानी व्यापार यहीं से होती थी, व्यापार बज्जी से ही होती थी। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है बज्जी गणराज्य कहाँ स्थित था? जो बज्जी गणराज्य है कौन सा राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में। कहाँ पे है? बिहार राज्य में स्थित है। और आज के डेट में ये उत्तरी बिहार क्षेत्र में ये सक्साली गणराज्य है, यानी आज की स्थिति में उत्तरी बिहार क्षेत्र में था ये। और ये जो महाजनपदों में था, महाजनपदों में ये सक्साली गणराज्य था बज्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा कौशल की राजधानी क्या थी? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अब श्रावस्ती जो है ये क्या है? श्रावस्ती जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगर पूछ देगा प्रश्न में कि बौद्ध धर्म का 16 महाजनपदों में सबसे जो बौद्ध धर्म का केंद्र था कहाँ पे था? तो कहाँ था? श्रावस्ती। तो हम अच्छे से पढ़ेंगे कि श्रावस्ती जो है बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपका जो है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, मेरा ये दावा है। और हर एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से पहुँचे और आपके लिए मैं अच्छे से काम कर सकूँ। मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आपके एग्जाम के पर्पज़ के लिए, और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 14 प्रश्न है, अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अवंती की राजधानी उज्जैन। अब उज्जैन क्या है? उज्जैन भी व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। उज्जैन क्या था? व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। इसको भी समझना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कुरु की राजधानी क्या थी? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये सब 16 महाजनपदों का ये नाम है। तो कुरु जो है, कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। अब इंद्रप्रस्थ के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो इंद्रप्रस्थ में जो है महाभारत से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र माना जाता है। इंद्रप्रस्थ, कुरु भी महाभारत से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचाल की राजधानी क्या थी? पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। तो पंचाल की राजधानी कहाँ थी? क्या थी? अहिच्छत्र थी। अब अहिच्छत्र क्या है? देखो ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र का प्रमुख राज्य है अहिच्छत्र। उत्तर प्रदेश अगर पूछ देगा कि अहिच्छत्र कहाँ कौन सा राज्य में है तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र का प्रमुख राज्य है ये। अगला प्रश्न है हमारा महाजनपदों के उदय का प्रमुख क्या कारण था? जो महाजनपद उदय हुए बने उसका क्या कारण था? तो हमारा सबसे मुख्य कारण है कृषि विकास। यानी देखो महाजनपदों का जो क्षेत्र था मगध, वहाँ लोहे के भंडार मिले थे और लोहे के हल का प्रयोग हुआ और औजारों से खेती तेजी से बढ़ी। यानी महाजनपदों का उदय का मुख्य का क्या कारण था? कृषि। अब कृषि में क्या है? हल का उपयोग हुआ, ज़्यादा औजारों का उपयोग हुआ, इसके कारण जो है महाजनपदों का उदय हुआ। यानी मुख्य
कारण है हमारा कृषि का विकास होना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे ये सभी कुछ जनपद थे। तो गंगा नदी का जो क्षेत्र है वो उपजाऊ वाला मिट्टी है, पूरा दोमट मिट्टी वाला क्षेत्र है गंगा का मैदानी इलाका, इसलिए कृषि का विकास जो है महाजनपदों का उदय का मुख्य कारण बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोहे का प्रयोग से क्या लाभ हुआ। लोहे का प्रयोग से क्या लाभ हुआ? तो लोहे के प्रयोग से बहुत सारे लाभ हुआ। अब आधुनिक युग में देखो, लोहे का प्रयोग से हमारा जितने भी आधुनिक तकनीकी है उसका विकास हुआ है। विनिर्माण उद्योग जो है लोहे का से ही शुरुआत हुआ है, यानी जो कोई भी उद्योग का जो आधारभूत स्ट्रक्चर होता है वो लोहे से ही बढ़ा है। तो लोहे के प्रयोग से क्या लाभ हुआ है? तो जंगल साफ हुए, नई ज़मीन पर खेती शुरू हुए, नए नए औजार लोहे से बने, जिसके कारण से जंगल को साफ किया गया और वहाँ पे खेती करना चालू किए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद मुख्य रूप से कहाँ बसे थे। महाजनपद मुख्य रूप से कहाँ, ये जो 16 महाजनपद हैं ये मुख्य रूप से कहाँ बसे थे? तो ये देखो 16 महाजनपद जितने थे ये मुख्य रूप से गंगा यमुना घाटी में बसे, मतलब गंगा यमुना नदी के किनारे बसे। क्यों बसे? क्योंकि इनको क्या है, पानी की सुविधा और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी और ज़मीन अच्छे से इनको मिल गया था, इसलिए जितने भी महाजनपद हैं ये गंगा नदी के किनारे और यमुना नदी की घाटी में इन्होंने बसा है। अब यहाँ बसने का मुख्य कारण है उपजाऊ भूमि के कारण, और अधिकतर राज्य यहीं बसे उपजाऊ भूमि के कारण है, जितने भी राज्य हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध को शक्तिशाली बनाने वाला प्रमुख कारण क्या था। जो मगध जनपद था उसको शक्तिशाली बनाने के लिए मुख्य कारण क्या था? तो मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए मुख्य कारण क्या था? लोह भंडार। इसके पास जो है इस क्षेत्र में लोह का भंडार मिले, और जिसके कारण हथियार औजार बनाने में मगध सबसे आगे था, इसलिए जो है मगध को शक्तिशाली बनाने के कारण मुख्य कारण है हमारा लोहे का भंडार और कृषि। और इसके पास विशाल स्थायी सेना भी मौजूद था, ये राज्य विस्तार में काम आया, और बाकी जनपदों के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मगध जो है शक्तिशाली महाजनपद बना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। अब चंपा क्या है? देखो चंपा व्यापारिक नगर था। चंपा क्या था? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और अंग की जितनी भी व्यापार होती थी कहाँ से होती थी? चंपा जगह से होती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध ने अंग को किसने जीता? मगध ने अंग को कौन जीता? कौन सा राजा जीता? तो ये बिंबिसार ने जीता। किसको? कौन जीता है? बिंबिसार ने जीता है। अब देखो बिंबिसार ने अंग जीत करके मगध को पूर्व में मजबूत किया, पहले मजबूत किया इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा महाजनपदों का पतन किससे हुआ। तो महाजनपदों का पतन जो है मगध के विस्तार से हुआ है। जो 16 महाजनपद थे, अब 16 महाजनपदों में धीरे धीरे जनपद जो है नष्ट हुए। अब क्यों नष्ट हुए? क्योंकि मगध जो है शक्तिशाली राज्य था, और ये हमेशा विस्तार पर विस्तार करता रहता था। कहीं विवाह संबंध से विस्तार करता था, तो कहीं युद्ध के माध्यम से विस्तार करता था। तो ये जो है महाजनपदों का पतन जो है सबसे ज़्यादा मगध के विस्तार से हुआ है। अब देखो मगध जो है धीरे धीरे मगध ने बाकी राज्यों को जो है युद्ध के माध्यम से पीछे छोड़ दिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मगध में पहला राजवंश कौन सा था। तो मगध में पहला राजवंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश मगध का पहला प्रमुख राजवंश था। यहीं से असली विस्तार शुरू होता है, यहीं से हर्यक वंश से ही मगध का विस्तार शुरू होता है सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा महाजनपद काल में प्रमुख धर्म कौन से था। तो महाजनपद काल में प्रमुख धर्म जो है बौद्ध और जैन धर्म था। ये हमारा सबसे पुराना धर्म है। इसी समय गौतम बुद्ध और महावीर ने नए धर्मों का प्रचार किया था। तो महाजनपद काल में प्रमुख धर्म कौन थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध होते थे और जैन धर्म महावीर जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जन्म कौन सी जगह में हुआ है, कि कहाँ पे हुआ है। तो ये लुम्बिनी में हुआ है इनका जन्म। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म हुआ है कुंडल ग्राम में हुआ है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, और कुंड ग्राम में महावीर का जन्म हुआ है। ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर कोई भी एग्जाम में। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में कर प्रणाली कैसी थी। तो महाजनपद में कर प्रणाली जो है
संगठित थी। अब ये संगठित कैसी थी? देखो, राज्य जो है नियमित रूप से कर वसूलता था। ये जो राज्य जो है महाजनपदों में नियमित रूप से कर वसूलता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कर को क्या कहा जाता था उस समय? तो कर को जो है भाग कहा जाता था, यानी कृषि उपज का हिस्सा जो राजा को दिया जाता था उसको बोलते थे भाग। यानी कर को उस समय क्या कहा जाता था? भाग। अब ये भाग क्या है? यानी कृषि उपज का जो हिस्सा होती थी उसको राजा को दिया जाता था, उसको भाग कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध के पास जंगल क्यों लाभदायक थे? अब देखो, मगध शक्तिशाली महाजनपद था और हाथियों के लिए जो है जंगल लाभदायक थे। अब हाथी क्या है? मगध को हाथी मिलते थे जंगलों से, जिसके कारण युद्ध में जो है अपना प्रयोग करता था। यानी युद्ध की असली ताकत क्या है? हाथी ही होते थे। तो हाथी जो मगध था, मगध के पास में जंगल हुआ करता था और जंगल में हाथी हुआ करते थे। हाथियों को पकड़ करके राजा अपने सेना में रखता था, जिसके कारण से उसका सेना मजबूत होती थी और कोई भी युद्ध होता था तो हाथियों के बदौलत ये अपना राज्य को विस्तार करता था। तो सबसे शक्तिशाली सेना जो है हाथी था उसके पास, मगध के पास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हाथी सेना में क्यों जरूरी थी? हाथी सेना में क्यों जरूरी थी? ये हाथी सेना युद्ध के लिए जरूरी थी। अब देखो, अब दुश्मन की सेना को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन क्या था मगध के पास? हाथी सेना। तो युद्ध के लिए ये उपयोग करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में प्रमुख धातु कौन थी? तो महाजनपद काल में प्रमुख धातु लोहा थी, जिसके कारण से लोहा प्रमुख धातु थी और खेती और युद्ध दोनों में ये लोहा जो है क्रांति लाया। ये लोहे के विकास के कारण जो है पूरी तरह से कृषि का विस्तार हुआ और युद्ध में नए नए तकनीकी का भी प्रयोग किए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शासन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? शासन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा करना। अब सुरक्षा करना यानी प्रजा की रक्षा और कानून व्यवस्था करना शासन की प्रमुख उद्देश्य था महाजनपद काल में। किस महाजनपद में लोकतंत्र था? तो देखो, एक राजतंत्र था और एक लोकतंत्र था। महाजनपदों में राजतंत्र भी स्थापित था और लोकतंत्र भी स्थापित था। पूछ रहा है किस महाजनपद में लोकतंत्र था? जो वज्जी गणराज्य था वहाँ पे सभा और समिति, यहाँ पे सभा और समिति के माध्यम से शासन होती थी। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध का सबसे बड़ा शत्रु कौन थी? मगध का सबसे बड़ा शत्रु अवंती थी, अवंती महाजनपद। देखो, दोनों में सत्ता की होड़ थी। किसमें? एक अवंती और एक मगध। दोनों चाहते थे कि मैं बड़ा बनूं, मेरा क्षेत्र का विस्तार हो, और ये सबसे मगध की सबसे बड़ा शत्रु अवंती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? स्कूल में दी जाती थी कि ऐसे जगह दी जाती थी? हाँ, गुरुकुल में दी जाती थी। अब देखो, अब गुरुकुल क्या है? पुराने समय में विद्यार्थी जो है गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा लेते थे। कोई निश्चित जगह विद्यालय नहीं हुआ करता था, तो उसको गुरुओं के आश्रम में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसी को गुरुकुल कहते थे। तो महाजनपद काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि मगध की दूसरी राजधानी कौन थी? मगध की दूसरी राजधानी कौन थी? अब मगध की दूसरी राजधानी कौन थी? मगध की दूसरी राजधानी वैशाली थी। ध्यान रहे, यह वज्र की राजधानी थी, मगध की नहीं। ये जो वैशाली है, मगध की दूसरी राजधानी कौन थी? जब मगध जीत गया वज्र को, तो ये अपने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। तो ध्यान रहे यह वज्र की राजधानी थी, मगध की नहीं। अगले प्रश्न है व्यापारियों का प्रमुख वर्ग कौन था? व्यापारियों का प्रमुख वर्ग सृष्टि था। ये बड़े व्यापारी जो अर्थव्यवस्था को संभालते थे उसको सृष्टि बोलते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में सबसे बड़ा नगर कौन था? तो महाजनपद काल में पाटलिपुत्र जो है सबसे बड़ा नगर था।
बाद में ये भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बना है, बाद में पाटलिपुत्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कह रहा है मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो मगध का सबसे प्रसिद्ध शासक अजातशत्रु था। ये बिंबिसार का पुत्र था। युद्ध और कूटनीति से मगध को और ऊंचाई दी और इन्होंने तकनीकी का प्रयोग करके और इन्होंने अपना राज्य को विस्तार किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि महाजनपद काल में सड़कों का उपयोग क्यों हुआ? तो महाजनपद काल में सड़कों का उपयोग व्यापार के लिए हुआ। किसके लिए? व्यापार के लिए हुआ। देखो सड़कों का उपयोग क्यों हुआ? सोचो, अगर सड़क ना हो तो व्यापार कैसे होगा? महाजनपद काल में व्यापार बढ़ा इसलिए क्योंकि सड़क और मार्ग विकसित हुए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शाक्य गणराज्य कहाँ था? शाक्य का गणराज्य कहाँ था? तो कपिलवस्तु जो है शाक्य गणराज्य था। यहीं शाक्य कुल में बौद्ध का पालन पोषण हुआ। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण गणराज्य था। कौन? शाक्य गणराज्य छोटा था लेकिन एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मल्ल महाजनपद कहाँ थे? मल्ल महाजनपद कहाँ थे? देखो 43वां प्रश्न है। मल्ल जो है कुशीनगर वाला क्षेत्र है, कुशीनगर में था। महाजनपद कहाँ था? कुशीनगर। और जो मल्ल गणराज्य में बुद्ध को महानिवारण प्राप्त हुआ है। अगर पूछ देगा प्रश्न में कि बुद्ध को महानिवारण प्राप्त कहाँ पे हुआ है तो कहाँ बताओगे? मल्ल गणराज्य में, मल्ल गणराज्य में, कुशीनगर में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बुद्ध को महानिवारण कहाँ मिला? तो ये कुशीनगर में, कुशीनगर में महाराज बुद्ध ने अंतिम सांस ली, इसलिए यहाँ बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थान भी है। ये कुशीनगर बौद्धों का बहुत बड़ा पवित्र तीर्थ स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध का मुख्य संसाधन क्या था? तो मगध का मुख्य संसाधन लोहा था। लोहे से हथियार और कृषि औजार बनाते थे, यही उसकी असली ताकत थी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखो कह रहा है महाजनपद काल में नगर क्यों बढ़े? महाजनपद काल में नगर जो है क्यों बढ़े? व्यापार के कारण। व्यापार अब 46 में है, 46वां नंबर है। जब देखो जब व्यापार बढ़ा तो लोग बाजारों के पास क्या है? बसने लगे। इसी तरह नगर विकसित हुए। महाजनपद काल में नगर क्यों बढ़ गए? तो भाई व्यापार के कारण। अब व्यापार जब होगा तो लोग क्या है? बाजारों के पास अपना घर बनाने लगेंगे। इसी तरह जो है नगर का विकास होना चालू हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो महाजनपदों का उल्लेख किस वेद में नहीं है? इसको अच्छे से ध्यान से समझना। महाजनपदों का उल्लेख किस वेद में नहीं है? तो वेदों में महाजनपदों का उल्लेख नहीं है, लेकिन वेदों में जनपद का उल्लेख है। लेकिन महाजनपद शब्द के ग्रंथों में मिलता है, लेकिन महाजनपदों शब्द का बाद में ग्रंथों में मिलता है। लेकिन जो वेद है, वेद में महाजनपदों का उल्लेख नहीं है, ये जनपद का उल्लेख है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 48वां प्रश्न है महाजनपद काल में मुख्य फसल क्या थी? तो महाजनपद काल में मुख्य फसल धान थी। देखो गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि में धान की खेती खूब होती थी और जितने भी महाजनपद थे ये सब गंगा और यमुना नदी किनारे बसे थे, इसलिए वहाँ की मुख्य फसल धान थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राजाओं की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो राजा का मुख्य आय का स्रोत जो है कर था, यानी कृषि और व्यापार और पशुपालन से जो है राजा कर लिया करता था, तो मुख्य साधन कर था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन था? तो महाजनपद काल में सबसे समृद्ध शक्तिशाली मगध था। अब जो मगध था ये, इसके पास क्या था? इसके पास ज़मीन था, उपजाऊ था, फिर से लोहे के यहाँ पे भंडार था और हाथी सेना भी था, इसलिए शक्तिशाली राज्य बना ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जो मगध के पास कौन सा पहाड़ था? तो मगध के पास कौन सा पहाड़ था? ये राजगीर पर्वत थी, राजगीर पर्वत थी। इसकी राजधानी थी, मगध की पहली राजधानी, और राजगृह पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत मजबूत था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में मुख्य भाषा क्या थी? तो महाजनपद काल में मुख्य भाषा प्राकृतिक थी, प्राकृत बोली जाती थी, और संस्कृत विद्वानों की ये भाषा थी, संस्कृत विद्वानों की ये प्राकृत भाषा थी। भाषा का भी विकास हुआ है। देखो पाली से प्राकृत थे, आवहट से अपभ्रांश से हिंदी से खड़ी बोली, फिर खड़ी बोली से बहुत सारे भाषा का विकास हुआ। तो महाजनपद काल में मुख्य भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा होती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध की सैन्य शक्ति क्यों मजबूत थी? तो हाथी सेना के कारण जो है मगध की सेना मजबूत थी। देखो हाथी जो है युद्ध में उपयोग होता था, और
जो हाथी युद्ध में दुश्मन की सेना को पूरी तरह से तोड़ देता था ये, इसलिए यह शक्तिशाली हाथी सेना मगध को आगे बढ़ने का मुख्य कारण था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपदों के उदय का सामाजिक कारण क्या था? तो महाजनपदों का उदय का सामाजिक कारण जनसंख्या वृद्धि। ज़्यादातर लोग यानी ज़्यादातर लोग रहेंगे तो यानी ज़्यादा खेती होगा, और जब ज़्यादा खेती होगा तो ज़्यादा उत्पादन होगा, और ज़्यादा उत्पादन होगा तो जो राज्य जो है शक्तिशाली बनेगा, आर्थिक दृष्टि से विकास करेगा। तो महाजनपदों का उदय का सामाजिक कारण क्या था? जनसंख्या वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा महाजनपद राजस्थान में था? अब देखो, राजस्थान में मत्स्य था। कौन था? मत्स्य। ये राजस्थान आज के राजस्थान का क्षेत्र में स्थित था। ये आज के राजस्थान क्षेत्र में ये मत्स्य स्थित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। अब ये मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। अब देखो, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, और ये जो है विराटनगर जो है महाभारत से जुड़ा हुआ माना जाता है, महाभारत से जुड़ा हुआ माना जाता है मत्स्य भी, दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अब मथुरा क्या थी? अब याद रखना, मथुरा एक प्रमुख धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था। मथुरा क्या थी? धार्मिक और व्यापारिक केंद्र था, बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था मथुरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है चेदी की राजधानी क्या थी? तो चेदी की राजधानी देखो शक्तिमती थी। अब ये जो मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य था शक्तिमती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गंधार की राजधानी क्या थी? तो गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अब तक्षशिला देखो उत्तर पश्चिम में स्थित है ये, और ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से भी आप जानते होंगे। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए। तक्षशिला जो है शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। यह प्राचीन भारत का विख्यात विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कंपोज कहाँ स्थित है? कंपोज कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखो, एक अफगानिस्तान के पास का क्षेत्र माना जाता है ये कंपोज को। ये उत्तर और पश्चिम भारत में स्थित है कंपोज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में मुख्य विद्या क्या थी? महाजनपद काल में मुख्य विद्या क्या थी? तो राजनीति थी। महाजनपद काल में बच्चों को राजनीति ज़्यादा पढ़ाते थे। राज्य संचालन के राजनीति और युद्ध कला की जरूरी थी, इसलिए महाजनपद काल में मुख्य विद्या राजनीति थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध ने सबसे पहले किसे हराया? मगध ने सबसे पहले शुरुआत में किसको हराया? तो अंग को हराया। देखो, ये मगध ने पहले अंग जीता, इससे मगध का पूर्वी विस्तार हुआ। अंग को जीता है जिसके कारण पूर्वी क्षेत्र में मगध का विस्तार हुआ। तो याद रखना, मगध ने सबसे पहले किसको हराया? अंग को हराया। गणराज्यों में निर्णय कौन लेता था? तो गणराज्यों में निर्णय सभा या समिति लेती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन्हीं गणराज्य में निर्णय कौन लेता था? सभा और समिति। यानी राजा नहीं निर्णय लेता, बल्कि चुने हुए सदस्य इसको निर्णय लेते थे। जो समिति के सदस्य होते थे, जो भी काम करना है, आगे युद्ध करना है या राज्य का विस्तार करना है या जनता के लिए कुछ करना है, तो राजा निर्णय नहीं लेता था, सभा या समिति लेती थी, जो जनता के द्वारा चुनी हुई होती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सभा के प्रमुख को क्या कहते हैं? सभा के प्रमुख को गणमुख कहते हैं, यानी मुखिया। जैसे कोई संगठन होता है, संगठन के नेतृत्वकर्ता को हम क्या बोलते हैं, उसी तरह उस समय सभा होती थी, सभा के मुखिया को क्या बोलते थे? गणमुख बोलते थे। क्या बोलते थे? गणमुख, यानी सभा का प्रधान अधिकारी होता था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो महाजनपद काल में युद्ध का मुख्य कारण था राज्य का विस्तार करना, यानी राज्य का विस्तार करना। अब हर राज्य अपनी सीमा बढ़ाना चाहता था, इसलिए महाजनपद में युद्ध होते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मगध की सीमा किस नदी से जुड़ी थी? तो मगध का सीमा देखो, मगध का जो क्षेत्र था गंगा यमुना नदी के किनारे सब बसे थे, और ये मगध का सीमा किस नदी से जुड़ी हुई थी? ये सोन नदी। अब सोन नदी मगध की सीमा से जुड़ी थी, और जल मार्ग और सिंचाई में ये क्या है, सोन नदी बहुत सहायक हुआ करती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपदों का विकास किस युग में हुआ? तो महाजनपदों का विकास जो है लौह युग में हुआ। अब लोहे के प्रयोग से यह युग पहचाना जाता है, महाजनपद युग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शासक को क्या कहा जाता था उस समय? तो शासक को राजा कहा जाता है, यानी राजतंत्र में राजा के हाथ में होती थी। राजतंत्र में जो सत्ता जो है राजा के हाथ में होती थी। तो गणराज्य में राजा होता था? नहीं, गणराज्य में राजा नहीं होता था।
अब वहाँ का शासन व्यवस्था कौन चलाता था? तो वहाँ का शासन व्यवस्था सभा समिति चलाती थी, उसी के पास जो है पूरा शक्ति होती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बेसिक क्वेश्चन है, और मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे ना और क्लियर हो जाए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, महाजनपद काल में शिल्प क्यों बढ़ा? शिल्पकारी यानी मांग बढ़ने के कारण जो है महाजनपद काल में शिल्प बढ़ा। अब देखो, बढ़ती मांग के कारण जो है कारीगरों का महत्व भी बढ़ने लगा। कोई चीज़ मांग बढ़ेगा तो क्या है, उसका काम भी बढ़ेगा। इसलिए जो है बढ़ती हुई मांग के कारण जो है कारीगरों का महत्व बढ़ गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार में किस वर्ग की मुख्य भूमिका थी? महाजनपद काल में व्यापार में किस वर्ग की मुख्य भूमिका थी? तो वैश्य। अब जो वैश्य जो है, व्यापार और उद्योग का मुख्य जो है जिम्मेदारी वर्ग था। जो वैश्य वर्ग होता था वो व्यापार करता था, उद्योग का मुख्य जिम्मेवार था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, मगध के उत्थान का राजनीतिक कारण क्या था? तो मगध का उत्थान का राजनीतिक कारण था कुशल शासक। अब देखो, कुशल शासक यानी बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने मगध को मजबूत बनाया। कौन? बिंबिसार, अजातशत्रु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में नगर नियोजन कैसे था? तो महाजनपद काल में नगर नियोजन कैसे था? अच्छा था। यानी नगरों में सड़क बने हुए थे, बाजार हुआ करता था और सुरक्षा व्यवस्था भी होती थी। यानी महाजनपद काल में नगर नियोजन कैसा था? बहुत अच्छा था, यानी व्यवस्थित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे था? तो गंगा नदी के किनारे था, यानी जल मार्ग से व्यापार करना आसान। इसके कारण जो है ये पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे इसकी राजधानी थी मगध की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, महाजनपद काल में मुख्य वस्त्र क्या थे? तो सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। ये जो अभी लाइलॉन टेरिकॉट का उपयोग वहाँ पे नहीं होती थी, जानते ही नहीं थे। तो महाजनपद काल में मुख्य वस्त्र क्या थी? सूती वस्त्र थी। कपास की खेती से सूत बनते थे और सूती कपड़े का निर्माण होता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, मगध की विजय नीति किसने आगे बढ़ाई? तो मगध की विजय नीति अजातशत्रु ने बढ़ाई है, ठीक है ना। युद्ध और कूटनीति दोनों से इन्होंने विस्तार कर किया मगध को, अजातशत्रु ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवंती का शासक कौन था? अवंती का शासक प्रद्योत था। अवंती का शासक प्रद्योत था और ये जो मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। अवंती और मगध ये दोनों ही शक्तिशाली थे, आपस में इन्होंने राज्य विस्तार की दोनों होड़ में लगे हुए थे। तो अवंती के शासक प्रद्योत था और दोनों राज्यों में राजनीतिक संघर्ष था। आगे चलते हैं। आगे, प्रद्योत किसका शत्रु था? प्रद्योत किसका शत्रु था? बिंबिसार। बिंबिसार जो है, प्रद्योत और बिंबिसार दोनों राज्यों में राजनीतिक संघर्ष था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में मुख्य उद्योग क्या था? महाजनपद काल में मुख्य उद्योग क्या था? लोहे का उद्योग था। हाँ, हथियार बनाने, औजार बनाने में ये महाजनपद काल में क्या है, लोहे का उन्नति हुई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बौद्ध संघ का विकास कब हुआ? बौद्ध संघ का विकास महाजनपद काल में हुआ। बुद्ध के अनुयायियों का संगठन इसी महाजनपद काल में हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जैन संघ का विकास कहाँ हुआ? ये जैन और बौद्ध दोनों महाजनपद काल में हुआ है। बुद्ध के अनुयायियों का संगठन और महावीर जैन धर्म के जो संस्थापक उनके अनुयायियों का संगठन ही महाजनपद काल में हुआ। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में प्रमुख नगर कौन से थे? तो महाजनपद काल में प्रमुख नगर थे राजगृह और श्रावस्ती। अब देखो, श्रावस्ती धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, श्रावस्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शासन का केंद्र क्या कहलाता है? जो शासन का केंद्र है क्या कहलाता है? वो राजधानी होती थी, जहाँ शासन चलाया जाता था जिस जगह से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? तो मगध की सबसे बड़ी शक्ति प्राकृतिक संसाधन। मगध के पास जंगल हुआ करता था, वहाँ पे लोहे के भंडार थे और उसके आसपास नदियाँ थी, जिसके कारण जो है खेती का विकास हुआ। जिसके कारण से मगध की सबसे बड़ी शक्ति प्राकृतिक संसाधन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में प्रमुख पर्व कौन से थे? तो धार्मिक पर्व। अब धार्मिक पर्व, धर्म का समाज में बड़ा महत्व था उस समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध का राजनीतिक लाभ क्या थी? तो मगध का राजनीतिक लाभ भौगोलिक स्थिति। देखो, मगध चारों ओर से सुरक्षा उपजाऊ क्षेत्र में था मगध। तो मगध का राजनीतिक लाभ भौगोलिक स्थिति के कारण मगध को राजनीतिक लाभ मिला, इस भौगोलिक स्थिति के कारण। यानी मगध के पास चारों ओर
सुरक्षित थे और उसके पास प्राकृतिक संसाधन मौजूद था, उपजाऊ वाला क्षेत्र था, जिस कारण से उनको राजनीति में लाभ मिला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा महाजनपद समुद्र से जुड़ा था? तो अस्मक। अच्छे से, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें बिल्कुल मिस मत करिए। ऐसे प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्या ये कोई भी एग्जाम में बेसिक जानकारी पूछता है, छोटी छोटी जानकारी को पूछता है, ताकि आप कितना समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा महाजनपद समुद्र से जुड़ा हुआ था? तो अस्मक महाजनपद। अब अस्मक महाजनपद समुद्र से जुड़ा था और ये दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। अगर पूछ देगा प्रश्न में कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था, तो अस्मक था, याद करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अस्मक कहाँ स्थित है? तो अस्मक जो है दक्कन क्षेत्र में स्थित है और ये गोदा नदी के पास ये जो जगह है ये माना जाता है। पूरा दक्कन का क्षेत्र, दक्कन का पठार गोदावरी नदी के पास माना जाता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा महाजनपदों का अंत किससे हुआ? तो ये मौर्य साम्राज्य से हुआ महाजनपदों का अंत। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने महाजनपदों को क्या किया? एकीकृत किया, यानी इकट्ठा किया है। अगर पूछ देगा कि महाजनपदों का अंत किसके शासनकाल में हुआ, तो ये मौर्य साम्राज्य के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में कर किस पर लगाता था? तो महाजनपद में और आय का कोई स्रोत तो होती नहीं थी, तो आय का स्रोत क्या है? कृषि था, तो कृषि पर लगाया जाता था, उपज का हिस्सा लिया जाता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है किसानों को कर क्यों देना पड़ता था? किसानों को कर इसलिए देना पड़ता था राज्य संरक्षण के लिए, यानी राज्य संरक्षण है, राज्यों की सुरक्षा और प्रशासन के लिए जो है किसानों को कर दिया जाता था, किसानों को कर देना पड़ता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है महाजनपद काल में मुख्य यातायात साधन क्या था? तो सड़क मार्ग था, मुख्य रूप से सड़क मार्ग, यानी व्यापार जितने हुआ करते थे सड़क मार्ग से भी होता था और जल मार्ग, दोनों मार्ग से होता था। तो मुख्य जो है यातायात का साधन सड़क मार्ग हुआ करता था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मगध के शासकों की नीति कैसी थी? तो विस्तारवादी नीति थी। मगध के शासक, मगध लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में प्रमुख कला क्या थी? तो प्रमुख कला मूर्ति कला थी, धार्मिक मूर्ति और शिल्प विकसित थी इस समय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस महाजनपद में सबसे अधिक नगर थे? अगर पूछ देगा 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों में कौन सा महाजनपद में सबसे ज़्यादा नगर थे, यानी शहर थे? तो 16 महाजनपदों में मगध के पास सबसे ज़्यादा नगर थे, यानी मगध राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, राजनीतिक और आर्थिक दोनों केंद्र था मगध। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में व्यापार किससे जुड़ा था? तो महाजनपद काल व्यापार उत्पादन से जुड़ा था, अधिक उत्पादन से व्यापार बढ़ा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य की सुरक्षा कौन करता था? राज्य की सुरक्षा सेना करता था। अब देखो, राज्य की सुरक्षा का मुख्य साधन क्या था? सेना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महाजनपद काल में शासन का उद्देश्य क्या था? महाजनपद काल में शासन का उद्देश्य क्या था? तो प्रजा का रक्षा करना, प्रजा का रक्षा करना, यानी शासन का मुख्य उद्देश्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न है, कह रहा है 100 प्रश्न है। महाजनपद काल भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? तो महाजनपद काल भारतीय इतिहास में संगठित राज्य व्यवस्था के कारण ये जो है महाजनपद काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। इस काल में संगठित राज्य और प्रशासन की नींव पड़ी, इसलिए जो है महाजनपद काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। मैं प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लाता ही रहता हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।